जिज्ञासा द क्वेस्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। और आज मैं अफ़गानिस्तान सीरीज में अपना तीसरा वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें अफ़गानिस्तान के वर्तमान सूरत हाल पे चर्चा की गई है और उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। अफ़गानिस्तान में वर्तमान में किसने क्या खोया और किसने क्या पाया, अगर हम इस चीज़ पर चर्चा करें तो हम ये देखते हैं कि समय जो है बदल गया है। यानी 2001 से लेकर 2021 तक 20 साल गुजर गए हैं। लेकिन अगर हम अफ़गानिस्तान के लोगों के बारे में अगर सोचें तो वापस वे अपने आप को उसी स्थिति में पा रहे हैं जिस स्थिति में वो 2001 के पहले थे। यानी अफ़गानिस्तान पर वापस तालिबान का कब्जा हो गया है। बस एक पंजशीर घाटी और कुछ नॉर्दर्न पार्ट हैं जो बचे हुए हैं, जिस पर कि तालिबान अपना कब्जा नहीं कर सका है और नॉर्दर्न अलायंस जो फोर्स है उसके साथ वहाँ पर उसका मुकाबला चल रहा है और जहाँ उसे कड़ी टक्कर मिल रही है। और अगर हम अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो बाइडेन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो कहते हैं कि अमेरिका ने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया था उसे उसने प्राप्त कर लिया है। अब ये लक्ष्य क्या था? लक्ष्य ये था कि अफ़गानिस्तान में जो अल कायदा का जो नेटवर्क है और उसका सरगना ओसामा बिन लादेन, जो कि 9/11 अमेरिका में अटैक हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे और बाकी जगहों पे, उसके पीछे उनका हाथ था और उनके नेटवर्क को अमेरिका ने ख़त्म कर दिया और ओसामा बिन लादेन को ख़त्म कर दिया। आप सबको पता है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि पाकिस्तान के एटोबाबाद में ओसामा बिन लादेन रहता था और वहाँ उसे ख़त्म कर दिया गया और बाद में समुद्र में कहीं उसे दफना दिया गया। यानी अमेरिका के हिसाब से उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। और जो बाइडेन ने कई बार अपने संबोधनों में कहा है कि अमेरिका वहाँ पर अफ़गानिस्तान को बनाने नहीं गया था और न वहाँ पर जो शासन तंत्र है उसको बनाने गया था। अमेरिका का बस एक लक्ष्य था कि वहाँ पर अल कायदा के नेटवर्क को ख़त्म करना। बाकी अफ़गानिस्तान को जहाँ तक बनाने वाली बात है, चलाने की बात है, तो यह अफ़गानिस्तान के लोगों को तय करना है। यानी अमेरिका ने अपना पल्ला सीधे से झाड़ दिया है। अब इनसे ये पूछे कि अफ़गानिस्तान में ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद इतने दिनों तक आप क्यों थे जब आपका लक्ष्य हासिल हो गया था? खैर, लेकिन अब सवाल आज ये उठ रहा है कि आज अफ़गान डरे क्यों हुए हैं, वे देश छोड़कर भाग क्यों रहे हैं? अफ़गानिस्तान की जो 3 लाख की फ़ौज थी और उसके जो हथियार थे, गोला बारूद था, वो सब कहाँ चले गए अचानक? ये फ़ौज तालिबान का मुकाबला क्यों नहीं कर पाई? आज जो है औरतें हैं, बच्चियां हैं, वो क्यों खौफज़दा हैं? वो क्यों देश छोड़कर भाग जाना चाह रहे हैं? और औरतों ने घर से निकलना बंद कर दिया है। जो औरतें बाहर काम करती थीं उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। समझिए कि इतना डर का माहौल है कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। और सरेआम लोगों को सज़ा दी जा रही है। जो तालिबान के ख़िलाफ़ जा रहा है या उनकी नाफरमानी कर रहा है उसको खुलेआम सज़ा दी जा रही है। और अफ़गानिस्तान फिर से 20 साल पीछे चला गया है। और समझिए कि लोग जो है आज पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है और आज इस पर विचार किया जा रहा है कि तालिबान राज फिर से कायम हो गया है। और देखिए, अमेरिका की जो उसने डेडलाइन दे रखी थी कि 31 अगस्त को अमेरिकन फ़ौज अफ़गानिस्तान को छोड़ देगी, क्योंकि आपको पता है सितंबर में 9/11 हुआ था और सितंबर में जो उसकी वर्षगांठ मनाई जाती हैं वो 9/11 अटैक की। उसके पहले अमेरिका अफ़गानिस्तान को छोड़ देना चाहता था। और अमेरिका जो है उसके जो मिलिट्री कमांडर हैं अफ़गानिस्तान रीजन के, उनका नाम है जनरल मैकेंजी, केनेथ मैकेंजी। तो जनरल केनेथ मैकेंजी ने पहले ही ये कहा था कि 14 अगस्त से जो ऑपरेशन शुरू किया गया था फाइनल इवैक्यूएशन का, उसमें करीब 7,500 आम नागरिक प्रतिदिन के हिसाब से निकाले गए हैं। और अब तक अमेरिका ने करीब 1,25,000 लोगों को अफ़गानिस्तान से बाहर निकाल दिया है। और इसमें ज़्यादातर लोग अमेरिका ले जाए गए हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अमेरिकी सेना और नाटो सेना के मददगार थे और उनके परिवार के लोग थे। इनमें बहुत से लोग वहाँ सैनिक थे, इंटरप्रिटेटर थे, जो कि अनुवादक जो कहा जाता है, अनुवाद करते थे, या अमेरिकन कंपनीज़ के साथ काम करते थे। जो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स वहाँ काम कर रहे थे, अमेरिकन और कंपनीज़ काम कर रही थी वहाँ पे, उनके साथ वो काम करते थे और जिनके जीवन पर तालिबान के आने के बाद बहुत ही ज़्यादा खतरा हो गया था। तो ऐसे सभी लोगों के सुरक्षा की गारंटी अमेरिका ने अपने हाथों में ली और इन लोगों को इवैक्यूएट वहाँ से, यानी निकाला गया उन लोगों को वहाँ से। अब हम बात करते हैं कि तालिबान अफ़गानिस्तान में शासन कैसे चला सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं कि तालिबान का जो स्वरूप होगा कैसा होगा। अभी देखिए, फाइनल पिक्चर क्लियर सामने नहीं आया है। ये कयास तो बहुत पहले से लगाया जा रहा है कि ये लोग शामिल होंगे, लेकिन किसको क्या रोल मिलेगा इस पर अभी तक क्लैरिटी नहीं है। अभी तक यह साफ नहीं है। तालिबान का जो लक्ष्य है वो 26 सदस्यीय काउंसिल
बनाने का है, जिसको रहबरी शूरा कहते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि अफ़गानिस्तान का जो सिस्टम है, वहाँ का संसद है या जो लोकल जो कबीलाई जो उनकी संस्कृति है, उसमें जैसे हमारे यहाँ पंचायत सिस्टम है, तो उसको वो शूरा कहते हैं। तो वो शासन चलाने के लिए करीब 26 सदस्यीय काउंसिल रहबरी शूरा बनाएंगे और इसमें 6 लोग जो है टॉप में रहेंगे, यानी 6 लोग टॉप में और 20 उनके सबॉर्डिनेट। इन्होंने 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा कर लिया था। जैसा कि आप सबों को पता होगा, जिस समय हमारा स्वतंत्रता दिवस चल रहा था हिंदुस्तान में, उस समय वे काबुल पर कब्जा कर रहे थे और उन्होंने 15 अगस्त को ऑलमोस्ट कब्जा कर लिया। तब इन्होंने कहा था कि वो एक वहाँ इंक्लूसिव इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, यानी समावेशी इस्लामिक स्टेट। अब समावेशी शब्द जो है वो कहने में तो मतलब या सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन समावेशी और वो भी तालिबान। ठीक है, तो अब इसको देखना है कि कितने समावेशी वो होते हैं। जब तालिबान का सर्व प्रमुख अमीरुल मोमिनीन मुल्ला उमर जो था, उसकी मृत्यु हो गई थी, तो ये करीब 6 सालों तक तालिबान का नेतृत्व कर रहे थे। और ये जो 6 लोग थे, इन 6 लोगों के नाम है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, मुल्ला हिबतुल्ला अखुनज़ादा, मुल्ला मौलवी अब्दुल हकीम, शीर मोहम्मद अब्बास स्टैनक जाई, मुल्ला मोहम्मद याकूब और छठा मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी। तो इसमें जो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर है, इसका नाम आप लोगों ने न्यूज़ चैनल्स पर काफ़ी सुन रखा होगा। ये 1968 ईस्वी में इसका जन्म अफ़गानिस्तान के उर्ज़ुगान प्रोविंस में हुआ था। और यह तालिबान का फाउंडर जो जो मतलब फाउंडर वाले जो लोग थे उनमें से ये एक था। जैसा कि आपको माना जाता है कि जो मुल्ला उमर था, वो ब्रेन चाइल्ड जो तालिबान का मतलब जिसको माना जाता है, जिसके दिमाग में सबसे पहले जिसकी मतलब उपज आई थी तालिबान बनाने की, वो मुल्ला उमर के दिमाग में आई थी और वो कंधार से था। और यह जो है मुल्ला अखुनज़ादा का डिप्टी था। कौन? मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। और यह तालिबान के राजनीतिक जो निर्णय होते हैं उनको वो देता था। और इसकी आपने फ़ोटो भी देखी होंगी कि पाकिस्तान में इसको गिरफ्तार करके सालों तक रखा गया था, वीडियो के अंदर बंद करके, और उसके बाद इसकी रिहाई की गई थी बाद में अमेरिका के कहने पर। यह तालिबान के दोहा कतर में जो जनवरी 2019 ईस्वी में जो बैठकें हुई थी और जो राजनीतिक कार्यालय बनाया गया था, उसका यह प्रमुख बनाया गया था। और इसने ही 3 मार्च 2020 को यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर पीस टॉक पर बात की थी कि अफ़गानिस्तान में कैसे शांति लाई जाए, उसके ऊपर इसने डोनाल्ड ट्रंप से बात की थी। तो ये जो है इसका रोल काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, जो अभी 6 लोग हैं उनमें से। और बहुत से लोगों का ये भी कहना था कि इसको अभी अगला राष्ट्रपति भी बनाया जा सकता है अफ़गानिस्तान का, लेकिन अभी तक ये सब कुछ तय नहीं हुआ है। देखते हैं आगे क्या होता है। अब सेकंड नंबर पर जो मुल्ला अखुनज़ादा है, तो मुल्ला अखुनज़ादा 25 मई 2016 ईस्वी को तालिबान का नेता चुना गया था। जब यूएसए ड्रोन अटैक में मुल्ला अख्तर मंसूर की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद यह जो है प्रमुख बनाया गया। और यह 15 साल तक अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर मतलब कट्टर सुन्नी जो आपका देवबंदी विचारधारा, उसका प्रचार करता था। और यह मई 2016 से यूएस अटैक से बचने के लिए छिप करके रह रहा है, यानी कि ये एक तरह से मतलब अपने आप को बचा करके छिपा करके एक भगोड़े के रूप में कहिए ये रह रहा था। और अभी यह कंधार में खुलकर के सामने आया है। जब अमेरिकन फ़ौज यहाँ से निकल गई है और तालिबान का कब्जा हो गया है अफ़गानिस्तान में, तो यह कंधार में अभी इसकी उपस्थिति पाई गई है। तीसरे नंबर पर है मुल्ला मौलवी अब्दुल हकीम। यह जो है मतलब 6 लोगों में ये भी महत्वपूर्ण है। और यह यूएसए से बात करने वाले तालिबान गुट का प्रमुख था। और इससे 2014 ईस्वी में अमेरिका के गुआंटानामो बे, जहाँ पर एक जेल बनाया गया था, आपको पता है कैरेबियन सी में गुआंटानामो एक आइलैंड है, वहाँ पर जो मतलब जितने अलकायदा के या तालिबान से रिलेटेड या आईएसआईएस वगैरह से रिलेटेड जो टेररिस्ट अमेरिका ने पकड़े थे, उनको वहाँ पे उसने रखा था। कि जिसकी ये एक तो इसका लोकेशन बहुत आइसोलेटेड था, यह समंदर के बीच में था कैरेबियन सी में, जिनकी मतलब जिसकी दूरी एशिया के इन भूभाग से जहाँ पर ये ऑपरेट करते थे उससे काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये वहाँ पर था, गुआंटानामो में था, और वहाँ से उसको छोड़ा गया था 2014 में। तो चौथे नंबर का जो सबसे महत्वपूर्ण जो लीडर है वो है मुल्ला मोहम्मद याकूब। यह जो है तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का सबसे बड़ा बेटा है। और यह तालिबानी लड़ाकों
एवं सेना का नेतृत्व करता है। अभी जो अफ़गानिस्तान में जितनी वारदातें हो रही हैं, जो जो अफ़गानी सेना के साथ जो तालिबान का मुकाबला जो चल रहा था, उसका समझिए कि नेतृत्व यही कर रहा था मुल्ला मोहम्मद याकूब, और यह जो है मुल्ला अखुनजादा का डिप्टी रह चुका है। अब इसमें 5वें नंबर पर है, वो है मुल्ला खालिद सिराजुद्दीन हक्कानी। हक्कानी के बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुन रखा होगा। हक्कानी नेटवर्क, ये बेसिकली पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं उनके बीच की एक कड़ी है, और यह पाकिस्तान एवं तालिबान के जो रिश्ते हैं उनको बनाकर रखने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और यह जो है आर्थिक सैन्य गतिविधियों में पाकिस्तान के साथ ये मिला हुआ है, और माना जाता है कि अफ़गानिस्तान में जो भी ये सब सीरियल बम ब्लास्ट वगैरह हुए हैं उसका मास्टरमाइंड भी यही है। यह भी तालिबान का डिप्टी लीडर था, और इस पर यूएसए ने करीब 10 साल पहले से ही $50 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। यह भी अब खुल करके सामने आ गया है। अब छठे नंबर का जो लीडर है उसका नाम है मौलवी स्टैनक जई। मौलवी स्टैनक जई जो है यह दोहा कतर में 2015 ईस्वी में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय का हेड बना था। यह बाद में मुल्ला मौलवी अब्दुल हकीम का डिप्टी भी बना, और यह भी 2014 में यूएसए के ग्वांतानामो से आज़ाद हुआ था, क्योंकि इसे भी रखा गया था ग्वांटानामो बे में, जो जेल बनाया गया था टेररिस्ट के लिए, वहाँ पर ये रखा गया था। अब ये माना जा रहा है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट बनेगी अभी तालिबान की, उसमें ये 6 लोग जो हैं ये सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट धारण करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि इनमें जो पाकिस्तान की सेना हो गई, खुफिया हो गई, इंटेलिजेंस हो गया, राजनीतिक और आर्थिक निर्णय जो रहेंगी, मतलब निर्णय होंगे जो, उन पर इन 6 का कंट्रोल रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम वापस आते हैं कि अब सिचुएशन जो है अफ़गानिस्तान का, वो वापस अब 20 साल पीछे वाला ही चला गया है। अब वापस से तालिबान आ गए हैं। आप रोज़ न्यूज़ में, पेपर्स में या न्यूज़ चैनल्स पर देखते रहते होंगे कि वो मतलब शहरों पर और काबुल एयरपोर्ट पर उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि जैसे अमेरिकन फ़ौज गई है उसके बाद से उन्होंने बहुत ज़्यादा फायरिंग भी की है, आतिशबाजियाँ भी वहाँ पर छोड़ी हैं, और मतलब जलाई हैं, जिसके कारण उन्होंने अपनी खुशी प्रकट की है। तो अब हम देखते हैं क्या है कि अमेरिका ने और अफ़गानिस्तान ने क्या खोया और क्या पाया। इस पर दोबारा अगर हम बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि 30 तारीख की रात में, आप कह लें कि 31 तारीख स्टार्ट होने के 1 मिनट पहले, यानी 30 तारीख की रात में 11:59 पर अमेरिका का जो लास्ट प्लेन है ग्लोब मास्टर C-17, वो रनवे पर उड़ान भरता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि पहले जो डेडलाइन था वो 31 अगस्त का था, लेकिन अमेरिका एक दिन पहले ही मतलब चला गया। उसने एक बेसिकली सरप्राइज दिया, क्योंकि भले उसके कारण उसने कुछ मौसम का बताया हो, और वो कह रहा था कि वहाँ पर तूफ़ान वगैरह आने की संभावना थी, और बाकी भी और भी कुछ इंटेलिजेंस जैसे मतलब इनपुट थी, इसके कारण वो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, और काबुल में जो ट्विन अटैक हो गया था सुसाइडल, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा अमेरिका मतलब इस पर अलर्ट मोड में था, और इसीलिए उसने सरप्राइज एलिमेंट देते हुए एक दिन पहले ही अपने लास्ट प्लेन को, ग्लोब मास्टर को, वहाँ से अपने सैनिकों के साथ वो उड़ा कर ले गया। और मैकेंजी जो हैं उनके जनरल, वो जो है उनका कहना यह है कि उन्होंने जो प्लेन वगैरह जो है उसको डिसेबल कर दिया है। और जो आपने देखा होगा कि हेलीकॉप्टर या प्लेन्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो लोगों को लग रहा था कि तालिबान अब उसका उपयोग करने लगेगा, लेकिन जो है उनका कहना है मैकेंजी का कि ये सारे डिसेबल्ड हो चुके हैं। इसमें करीब 27 आर्मर्ड व्हीकल्स थे, और उसमें 73 उसके अलावा एयरक्राफ्ट थे। इसके इंजन वगैरह को खोल लिया गया, और उसके बाकी सिस्टम को मतलब डैमेज कर दिया गया बेसिकली, जिसके कारण अब वो उड़ नहीं सकेंगे। उनका, अमेरिका का कहना यह है कि इसको डिस्ट्रॉय इसीलिए नहीं किया गया कि इससे काबुल एयरपोर्ट पर उड़ानों में बाधा हो सकती थी, अगर इसको तहस नहस कर दिया जाता, अगर इसको उड़ा दिया जाता। बस इन्होंने एक तरह से इसको डीएक्टिव कर दिया है, जिससे वो आगे यूज में नहीं आ सकते हैं। और ये जो कार्रवाई जो चल रही थी फाइनल वाली, तो उसमें माना ये जा रहा है कि ये सारी कार्रवाई पेंटागन के बेसमेंट में जो डिफेंस से रिलेटेड ऑफिसर्स थे वो लाइव इसका टेलीकास्ट देख रहे थे, और इसको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आया, इसका बेहद मतलब ध्यान रखा गया था। आपको याद होगा जब ओसामा बिन लादेन का जब चला था ऑपरेशन, तो उसमें भी लाइव टेलीकास्ट यूएसए में किया गया था, और बराक ओबामा ने वो लाइव मतलब जो वहाँ पर जो कार्रवाई अमेरिकन सील कमांडो कर रहे थे एटोबाबाद में, तो वो उसको मतलब उसकी लाइव कार्रवाई दिन देख रहे थे। उसी प्रकार इस बार भी ये जो लास्ट जो प्लेन गया है उसकी कार्रवाई अमेरिका में डिफेंस एक्सपर्ट ने पेंटागन के बेसमेंट में देखी है। और इसमें जो जो C-17 ने जो ये किया है, उड़ान भरा है, उसमें माना ये जा रहा है कि 2001 के बाद से
अमेरिका में जो जो नुकसान हुआ है अमेरिकन्स को, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उसमें हम देख रहे हैं कि करीब अमेरिका ने 2461 सैनिक खोए हैं। और पूरे मतलब अमेरिका में जो कॉन्फ्लिक्ट, अफ़गानिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट चला है उसमें करीब 1,70,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई हैं। अब यहाँ पर ये मैं चर्चा कर रहा हूँ कि अमेरिका ने क्या मतलब कि पे किया है अपने अफ़गानिस्तान में कार्रवाई पे। और अफ़गानिस्तान को बाहरी शक्तियों का कब्रिस्तान कहा जाता है, आपने कई जगह पे पढ़ रखा होगा। यहाँ कोई जीत नहीं पाता। मैंने पहले वीडियो में भी कहा है कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जहाँ पर दुश्मन कहाँ छिपा है आप जान नहीं पाते। और यहाँ पर कबीलाई जो संस्कृति है, सब एक दूसरे से मारकाट मचा के रखते हैं और कौन किससे मिला हुआ है कोई नहीं जानता है। और ऐसा माना जाता है कि इसमें करीब 50,000 आम लोग जो हैं मारे गए हैं। और इसके साथ ही यूएसए के लिए काम करने वाले लोग, जो कंपनी हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो भी बहुत बड़ी संख्या में हताहत हुए हैं। अभी अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है, ब्राउन यूनिवर्सिटी, उस पर एक रिसर्च वर्क किया गया है और जिसमें यह देखा गया है कि अमेरिका ने मतलब क्या क्या पे किया है यहाँ पे। तो ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका ने करीब 2.3 ट्रिलियन डॉलर पैसे यहाँ पर खर्च किए हैं अफ़गानिस्तान में जो कार्रवाई हुई है उस पर। और उसको अगर देखा जाए प्रतिदिन के हिसाब से तो 300 मिलियन डॉलर प्रतिदिन होता है। मतलब इतना रोज़ अमेरिका ने खर्च किया है। और यहाँ करीब करीब समझिए 8 लाख अमेरिकन लोग जो हैं काम कर रहे थे। विभिन्न कंपनियां यहाँ काम कर रही थी, कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे थे, बहुत सारे मिनरल्स पे काम चल रहा था। और मतलब उसके अफ़गानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जा रहा था। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया कि भारत ने भी बहुत ज़्यादा इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया था। समझिए कि अमेरिका ने उससे भी बहुत ज़्यादा खर्च किया है। और उसके बाद अगर हम देखते क्या हैं कि इस पूरे जो मतलब वहाँ जो नुकसान हुआ है, यहाँ बेसिकली मैं नुकसान की बात कर रहा हूँ अमेरिका की, उसमें करीब 20,744 अमेरिकन जो सिविलियंस हैं, जिसमें मर्द और औरत दोनों हैं शामिल, वे करीब घायल हुए हैं यहाँ पे। समझिए 8 लाख जो टोटल संख्या थी उसमें से 20,744 लोग घायल हुए। और जैसा कि सैनिकों के बारे में मैंने पहले ही बताया आपको, 2461 अमेरिकन सैनिक उसमें मारे गए थे। और अफ़गानिस्तान मिलिट्री और पुलिस का जो कहना है उसके अनुसार अफ़गानिस्तान में करीब 66,000 से लेके 69,000 सैनिकों की मृत्यु हुई है। और यूएसए और नाटो के सहयोगी देश हैं, उन्होंने भी समझिए कि जो अपना नुकसान झेला है। अमेरिकन सैनिकों के बारे में तो मैंने बताया आपको 2461 थे, लेकिन टोटल जो ताबूत गए हैं अफ़गानिस्तान से बाहर विदेशों में वो करीब 3586 थे, 3586, यानी 3586 जो सैनिक जो हैं हताहत हुए हैं उसमें और लोग। और लगभग 85,000 तालिबानी लड़ाके इसमें मारे गए हैं। देखिए तालिबान का जो फिगर है वो तो तालिबान वाले ही जानते हैं, या जो उनके जैसे बॉडीज़ वगैरह जो रिकवर की जाती होंगी अमेरिकी फ़ौज या अफ़गान फ़ौज के द्वारा, उसके बेसिस पर है। तो अनुमान ऐसा लगाया जाता है करीब 85,000 तालिबानी लड़ाके इसमें मारे गए हैं। और इसमें अफ़गानिस्तान के लोगों का जो कहना है, अफ़गानिस्तान के जो पुलिस और सेना का कहना है कि करीब 71,344 सिविलियन मारे गए हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान में करीब 47,245 और पाकिस्तान में 24,099। अब यहाँ पाकिस्तान में इसलिए मारे गए हैं क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर पोरस है, खुला हुआ है। और यहाँ पर जो है मिलिटेंट्स की एक्टिविटी होती रहती हैं। जो हक्कानी नेटवर्क है, जो खैबर पख्तूनवा का इलाका है, मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया है, वहाँ पर आवाजाही लगी रहती है। तो एग्जैक्ट एरिया भी डिफाइन नहीं हो पाता कि कौन कहाँ पर है। और इसमें अगर हम यूएसए की ही बात करें तो यूएसए ने 2003 से 2011 के बीच में 2 फ्रंट पे लड़ाई लड़ी है। एक तो अफ़गानिस्तान में और दूसरा इराक में। और माना जाता है कि हर 4 में से मतलब एक अमेरिकन नागरिक का जन्म इन 20 वर्षों के युद्ध में हुआ है। मतलब एक तरह का एक डाटा दिया गया है। और अगर विस्तार पूर्वक अगर हम इसको एक जगह अगर सूचीबद्ध करें तो अमेरिकी सैनिक जो मारे गए हैं वो 2461, और यूएस कॉन्ट्रैक्टर जो मरे हैं, जो वहाँ पे कंपनियां काम कर रही थी यूएसए की, वो करीब 3,846 है। और अफ़गानिस्तान मिलिट्री और जो पुलिस है उसके करीब 66,000 जवान मारे गए हैं। और जो नाटो अलाइड फोर्स थी जो वहाँ अमेरिका के साथ काम कर रही थी, जो मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया है, उसके करीब 1144 लोग मारे गए हैं। और जो वहाँ राहत कार्य करने वाले एड वर्कर्स थे वो भी करीब 444 की संख्या में उनकी मृत्यु हुई है। और जो इसको कवर करने के लिए जो पत्रकार जर्नलिस्ट वहाँ पे गए थे उनमें से 72 लोगों की मृत्यु हुई है। यानी कि आप देखिए अमेरिका ने एक बहुत बड़ा नुकसान वहाँ पे झेला है।
मतलब कहने को कह दे कि अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मार करके अमेरिका का बदला ले लिया, लेकिन सवाल है कि एक आदमी को मार करके आप बदला कैसे ले सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ सोच की होती है। अगर वो सोच जिंदा है तो वो ओसामा बिन लादेन जैसे पता नहीं कितने टेररिस्टों को वहाँ पैदा कर देगी। तो जाहिर सी बात है अमेरिका उस सोच को तो ख़त्म नहीं कर पाया, वापस तालिबान वहाँ पे काबिज़ हो गया। और वहाँ पर आपको पता है IS खुरासान भी अभी जो ट्विन अटैक किया था वो भी वहाँ पर है, और उसके अलावा अलकायदा भी वहाँ पे कह ही रहा है। और अलकायदा तो अब ये भी कह रहा है कि वो तालिबान के साथ मिल करके कश्मीर पर अपना मतलब ये दावा ठोक रहा है वो। तो कहने का मतलब है कि अमेरिका अपने जो उसका उद्देश्य था उसमें एकदम नाकामयाब हुआ है। वो कुछ नहीं हासिल कर पाया है सिवाय ओसामा बिन लादेन और को मारने, अपना नुकसान करने और बाकी अफ़गानियों का नुकसान करने के। और समझिए कि वापस तालिबान जब आ ही गया है तो फिर से अफ़गानिस्तान 20 साल पीछे चला गया। अब अगर हम अफ़गानिस्तान के तरफ से देखें तो हम देख रहे हैं अफ़गानिस्तान फिर से अंधकार युग में चला गया है। अब आप देख रहे हैं कि खुलेआम बंदूकें चल रही हैं, एयरपोर्ट पर कब्जा हो ही गया है, तो कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। अब यूएसए अफ़गानिस्तान में अगर हम देखें तो जब यूएसए था तब वहाँ नवजात जो शिशु मृत्यु दर जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कही जाती है, जो 1 साल से कम के बच्चे जो मरते हैं प्रति 1000 जन्म पर, वो करीब 50 पर आ गया था, जो कि पहले 100 था। और वहीं देखें आप जो विकसित देश हैं जैसे जापान वगैरह हो गया या स्वीडन हो गया, आइसलैंड वगैरह हो गया, वहाँ पर इनकी संख्या मात्र 2 है। यानी 1000 बच्चों पर सिर्फ 2 बच्चों की मृत्यु होती है। जबकि आप मतलब आज के रेट में अफ़गानिस्तान में समझिए कि 50 पर आ गया था, लेकिन वो वापस 100 पे चला जाएगा, उसमें देर नहीं है। आज अफ़गानिस्तान में करीब 35 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, जिसमें कि 85% लड़कियां हैं। और आप मान कर चले कि लड़के भी जो हैं वो 66% ही साक्षर हैं। वहीं जो लड़कियां हैं वो करीब 37% ही साक्षर हैं। और अब तालिबान के आने के बाद जो ये 37% का जो साक्षरता है लड़कियों का, वो भी रुक जाएगा। और एक अनुमान है कि यूएसए ने कोरिया युद्ध के दौरान जो वहाँ के राष्ट्रपति थे ट्रूमैन, उन्होंने अस्थायी रूप से करीब 92% टैक्स को बढ़ा दिया था। और जबकि वियतनाम वार के समय जो राष्ट्रपति थे लिंडन जॉनसन, उन्होंने 77% टैक्स को बढ़ा दिया था। और वहीं जब इराक के साथ अमेरिका का युद्ध हुआ तो प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने करीब 8% टैक्स कम किया था जो अमीर लोग थे उन पर। और इस प्रकार अफ़गानिस्तान में यूएसए का खर्च जो अनुमानतः 2.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर माना गया है, वह माना जा रहा है कि 2050 तक अपने इंटरेस्ट के साथ लगभग 6.5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। अब अफ़गानिस्तान की औरतों का भविष्य तो अंधकार में चला गया है, बच्चियों का भी भविष्य अंधकार में चला गया है। आप सब न्यूज़ में देखते ही होंगे कि वो कह रहे हैं कि 15 साल से 45 साल की जो औरतें बच्चियां हैं उनकी जो सूची उनको दे दी जाए ताकि लड़कों से उनकी वो शादी करा सकें। अब सोचिए कि वहाँ के लोगों पर क्या गुजर रही होगी। ऐसी स्थिति में वो वहाँ से भागे नहीं तो क्या करें। उनको अपना भविष्य पूरा का पूरा अंधकार में नज़र आ रहा है। हालांकि आश्वासन तो दे रहा है तालिबान, लेकिन वो कह रहा है कि इस्लामिक और जो अफ़गानी नियम कानून है उसी के हिसाब से अधिकार देगा। तो समझिए कि पहले भी तो यही कहता था तालिबान, तो अब फ़र्क क्या है इसमें। और तालिबान का इतिहास जो है बहुत भयानक ही रहा है। और उसमें आप मान के चलें कि अब माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ भी उन्होंने काफ़ी पास्ट में अत्याचार किए हैं। और अभी हाल में आप देखे भी होंगे कि एयरपोर्ट पर और भी जगह कई लोगों की हत्या उन्होंने कर दी है। अभी 2 दिन पहले ही करीब 61 लोगों की हत्या एयरपोर्ट पर उन्होंने कर दी। और जो 138 और लोगों की हत्या उन्होंने कर दी जो अमेरिका के लिए काम करते थे। और इसके अलावा जो 14 जो हज़ारा शिया कम्युनिटी है वहाँ की अल्पसंख्यक, उनकी भी उन्होंने हत्या कर दी। और वहाँ जो लड़कियाँ जो कॉलेज जाती हैं जैसे जो यूएसए यूनिवर्सिटी है, उनको फ़ोन कॉल करके उनके साथ समझिए कि कहा जा रहा है कि दुराचार किया जाएगा और उनको मार दिया जाएगा और उनको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उनके पास सारी लिस्ट है। तो समझिए कि इस हालात में कोई कैसे ठीक से रह सकता है। तो ये सब देखते हुए कहा जा सकता है कि अफ़गानिस्तान का भविष्य बहुत ही अंधकारमय है। अब मजबूरी है अफ़गानिस्तान के लोगों की, मजबूरी है भारत जैसे देश की भी कि वो आखिर करे तो क्या करे, तालिबान से बात करे या कुछ करे। अब सवाल ये कि अमेरिका जैसा देश और नाटो मतलब यूरोप के बड़े बड़े देश जहाँ पर कुछ नहीं बोल रहे हैं कर रहे हैं, वहाँ पर समझिए कि जो थोड़े उनसे कमज़ोर हैं वो क्या कर सकते हैं। और अमेरिका की जहाँ तक एक और इस पर हम लोग डिस्कस कर लें कि अमेरिका ने का पास्ट ऐसा ही रहा है। उसने 4-5 जो युद्ध किए हैं मेन उसमें वो किसी को भी कंक्लूज़न जो रिजल्ट कहा जाता है वहाँ तक नहीं पहुँचा जो वो अचीव करना चाहता था। जैसे कोरिया वॉर का बात कर लें, आप वियतनाम वॉर की बात कर लें, उसके बाद आप इराक वॉर की बात कर लें, तो हर जगह अफ़गानिस्तान का जो अभी लेटेस्ट है उसकी बात कर लें, तो अमेरिका ने क्या पाया और कितना खोया। हम देखते हैं कि खोया ही ज़्यादा,
पाया बहुत कम। उल्टा जो अफ़गानिस्तान के लोगों की हंसी खुशी और चैन का जीवन था, जिसका वो सपना देख रहे थे, वो भी ख़त्म हो गया। वापस तालिबान आ गया और इस क्षेत्र की जो अस्थिरता और बढ़ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की तो बल्ले बल्ले है, वो तो खूब खुश है, वो तो चाह ही रहा था कि वो वहाँ आ जाए और वही हुआ है। अब भारत के जो यहाँ समझिए कि अरबों रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे थे और उस पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। मैंने अपने सेकंड वीडियो पर इस पर डिटेल से बताया है, उसको आप देख सकते हैं। तो कुल मिला जुलाकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इस रीजन में क्या होने वाला है। तो ये रहा दोस्तों मेरा तीसरा पार्ट, और इस पर मैं एक और पार्ट बनाऊंगा जिसमें जो बची हुई चीज़ें हैं या जो नया डेवलपमेंट होगा उसको मैं रखूंगा। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो थोड़ा आपको पसंद आया होगा। थोड़ा बड़ा हो गया है वीडियो, लेकिन डिटेल्स इतनी ज़्यादा है कि थोड़ा टाइम लग जाता है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन को प्रेस करके, और इसको आप सब्सक्राइब कर लें जिससे कि मोटिवेशन हमें मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।